नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज़ प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं आपके सामने हाजिर हूँ बहुत सारी चर्चाएं लेके शकील साजिद। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जी हाँ, कल्पना कीजिए अस्पताल में ऑपरेशन की तारीख तय है। मरीज इस इलाज की उम्मीद को लेकर भर्ती है, लेकिन ऐन वक्त पर पता चले कि ऑपरेशन थिएटर ही बंद है। कांकेर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है, जहां ओटी में पानी का सीपेज होने के कारण पिछले 3 दिनों से ताला लगा हुआ है। नतीजा सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन अटक गए हैं और कई मरीज दूसरे अस्पतालों का रुख करने को मजबूर हैं। हैरानी की बात यह है कि यह समस्या अचानक नहीं आई, फिर भी वक्त रहते कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। कांकेर जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज में मरीजों की जिंदगी बचाने वाला ऑपरेशन थिएटर इन दोनों खुद अपनी बदहाली को लेकर चिंता का कारण बना हुआ है। ओटी में लगातार हो रहे पानी के सीपेज की वजह से पिछले 3 दिनों से यहां ताला लटका हुआ है। इसके चलते अस्पताल में होने वाले सभी छोटे बड़े ऑपरेशन प्रभावित हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में रोजाना करीब 10 से 12 ऑपरेशन किए जाते हैं। इनमें आर्थोपेडिक, जनरल सर्जरी और अन्य विभागों के मरीज शामिल होते हैं, लेकिन ओटी बंद होने से अब मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दूर दराज के गांव से इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचे मरीज, गरीब और उनके परिजन सबसे ज़्यादा परेशान हैं। कई मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि कुछ लोग मजबूरी में ज़िंदगी बचाने के लिए निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। और ये एक मिली जुली नूरा किश्ती लगती है सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों के बीच। इस पूरे मामले ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मौजूदा ऑपरेशन थिएटर लंबे वक्त से कई जरूरी मानकों पर खरा नहीं उतर रहा था। सुविधाओं की कमी के साथ अब सीपेज की समस्या ने हालात और खराब कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑपरेशन थिएटर में नमी और पानी का रिसाव संक्रमण के खतरे के कई गुना बढ़ा सकता है। ऐसे में मरीजों की हिफाजत देखते हुए ऑपरेशन रोकना मजबूरी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब समस्या पहले से मौजूद थी तो समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई। मरीजों की जांच से जुड़े इस महत्वपूर्ण विभाग को दूसरे सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने में देरी क्यों। अस्पताल प्रबंधन अब नए भवन में ऑपरेशन थिएटर शुरू करने की बात कह रहा है। अल्लाह, ये कब तक होगा ये भगवान ही जानता है, लेकिन तब तक मरीजों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। एक वीडियो वायरल हुआ, कॉमेडी का वीडियो था। वीडियो में कही गई कुछ बातें सोशल मीडिया पर पहुंची और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। मुंबई के KEM मेडिकल कॉलेज की MBBS छात्रा सेजल पवार इन दोनों इसी वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में है। कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में दिए गए उनके कथित बयान पर सवाल उठ रहे हैं। मामला बढ़ने के बाद छात्रा को 15 दिनों की फोर्स लीव पर भेज दिया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। आखिर वायरल वीडियो में ऐसा क्या था जिसने मेडिकल जगत से लेकर सोशल मीडिया तक बहुत ज़्यादा बहस छोड़ दी है। मुंबई के प्रतिष्ठित KEM अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की 3rd ईयर MBBS की छात्रा सेजल पवार एक वायरल वीडियो को लेकर विवादों में है। ये मामला एक लाइव कॉमेडी शो से जुड़ा है, जहां कॉमेडियन प्रणीत मोरे मेडिकल शिक्षा और एनाटॉमी से जुड़े विषयों पर दर्शकों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान सेजल पवार की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वायरल वीडियो को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई और देखते ही देखते मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। KEM अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। प्रारंभिक जांच में ये पुष्टि होने के बाद कि वीडियो में दिखाई देने वाली छात्रा सेजल पवार ही है, संस्थान ने उन्हें 15 दिनों की फोर्स लीव पर भेज दिया। साथ ही छात्रा के हॉस्टल और कॉलेज परिसर में प्रवेश पर भी अस्थायी रोक लगा दी। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की गई, जिसे 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान में उपयोग होने वाले दान किए गए शवों के प्रति सम्मान बनाए रखना हर छात्र और संस्थान की जिम्मेदारी होती है। दान किए गए शव के किसी भी निजी अंगों के बारे में कोई भी टिप्पणी करना
बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसलिए मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, निजी अंगों पर टिप्पणी को देखते हुए ये सज़ा थोड़ी सी कमतर लग रही है। फिलहाल ये विवाद सोशल मीडिया से लेकर मेडिकल समुदाय तक चर्चा का विषय बना है और सभी की नज़र जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। वहां दान देने वाले शव के परिजन अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अपना खुद का आशियाना बनाने का ख्वाब, लाखों की जमा पूंजी और भरोसा एक ऐसे बिल्डर पर जिसने सपनों का घर देने का वादा किया, यही सपना कई परिवारों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। रायपुर के चर्चित बिल्डर मोहित सोलंकी और उसके पिता गुलाब सोलंकी पर मकान निर्माण के नाम पर लाखों रुपए लेने और काम अधूरा छोड़ने के आरोप। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जब उनके ठिकानों पर दबिश दी तो दोनों को फरार मिले। हैरानी की बात की कथित ठगी का जाल सिर्फ रायपुर तक सीमित नहीं बल्कि भिलाई, दुर्ग, धमदा और साजा तक ये जाल फैला हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मोहित सोलंकी के मैग्नेटो मॉल स्थित कार्यालय और घर पर छापेमारी की, लेकिन दोनों जगह आरोपी नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। प्रिंट मीडिया और बहुत सारे सोशल मीडिया के खुलासे के बाद अब कई और पीड़ित सामने आ रहे हैं। आरोप है कि मोहित सोलंकी लोगों को कम लागत में मकान बनाकर देने का भरोसा दिलाता, लोगों से एग्रीमेंट कर लाखों रुपए एडवांस लेता, लेकिन तय समय पर मकान तैयार नहीं किया जाता। साजा निवासी विनय शर्मा ने कहा कि उन्होंने सेज बहार में मकान निर्माण के लिए बिल्डर को ठेका दिया, लाखों रुपए देने के बावजूद मकान का काम पूरा नहीं हुआ। जब भी बात करते कोई ना कोई बहाना बनाकर मामला मोहित सोलंकी टाल देता। यह भी जांच में पता चला है कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए भुगतान कंपनी के नाम पर लिया जाता और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का हवाला देकर ग्राहकों को आश्वस्त करते। मोहित सोलंकी खुद को रसूखदार कारोबार के तौर पर पेश करता, दफ्तर में बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें लगी थी और सोशल मीडिया पर विदेश यात्राओं की तस्वीरें साझा होती। इसी चमक दमक और प्रभावशाली छवि के कारण कई लोग झांसे में आए। अब रायपुर के साथ साथ दुर्ग, भिलाई, धमदा, साजा और अन्य स्थानों के लोग पुलिस में शिकायत दर्ज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर, लेकिन इसका असर भारत में भी साफ है। केरल से लेकर कोलकाता और पूर्वोत्तर राज्यों तक फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह और जोश। कई खिलाड़ियों के विशाल कटआउट है तो कई बड़ी स्क्रीन पर सामूहिक रूप से मैच देखने की व्यवस्था। फुटबॉल का ये जुनून बाजारों और कारोबारों पर भी असर डाल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होते ही देश के कई हिस्सों में फुटबॉल का माहौल है। सबसे ज़्यादा उत्साह केरल में दिखाई दे रहा है, जहां शहरों से लेकर गांव तक स्टार खिलाड़ियों के बड़े बड़े कटआउट लगाए हैं। उल्लेखनीय बात तो ये भी है कि केरल का एक बच्चा तहसीन मोहम्मद कतर की टीम से इस फीफा वर्ल्ड कप में खेल रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर बड़े स्क्रीन लगाकर लोगों के लिए मैच देखने के इंतजाम है। फुटबॉल प्रेमी अपनी पसंदीदा टीमों की जर्सी पहनकर रैलियां निकाल रहे हैं और देर रात तक मुकाबलों का आनंद। केरल में अर्जेंटीना और ब्राज़ील के समर्थकों की संख्या ज़्यादा है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में फीफा वर्ल्ड कप का उत्साह चरम पर है। उत्तर कोलकाता की प्रसिद्ध फीफा गली एक बार फिर झंडों और खिलाड़ियों की तस्वीर से सजी है। शहर के स्पोर्ट्स मार्केट में जर्सियों की बिक्री बढ़ गई और फुटबॉल प्रेमियों की भारी भीड़ है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी फीफा का खुमार देखने को मिल रहा है। असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में फुटबॉल क्लबों और स्थानीय संगठनों ने विशेष आयोजन किए हैं। कई जगहों पर फीफा ट्रॉफी की प्रतिकृतियां बनाई गई और खिलाड़ियों के कटआउट। मैच के वक्त और भारतीय समय में अंतर होने के बावजूद फुटबॉल प्रेमी देर रात और सुबह तक जागकर मुकाबले देख रहे हैं। दोस्तों और परिवार के साथ मैच देखने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बड़ी अच्छी खबर जशपुर क्षेत्र के लिए। सड़क के बाद अब रेल की रफ्तार से बदलेगी उत्तर छत्तीसगढ़ की तस्वीर। वर्षों से रेल कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे जशपुर जिले की बड़ी खुशखबरी रेलवे से।
केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा की प्रतीक्षित रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही जशपुर जिला पहली बार सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ने की ओर बढ़ चुका है। माना जा रहा है कि रेल लाइन क्षेत्र में विकास, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए मौके लेकर आएगी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जशपुर जिले को रेल नेटवर्क का रास्ता मिल गया है। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा रेल लाइन को मंजूरी दी है। ये परियोजना सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, बल्कि हमेशा की तरह हर क्षेत्र की तरह उत्तर छत्तीसगढ़ के विकास की नई पटरी मानी जा रही है। रेल संपर्क मिलने से जशपुर जिला पहली बार पत्थलगांव के माध्यम से देश के व्यापक रेलवे नेटवर्क से जुड़ सकेगा, जिससे लोगों को बेहतर और सुलभ परिवहन सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे फैसले को जशपुर और पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक बताया है। उनका कहना है कि डबल इंजन सरकार के लगातार प्रयासों का नतीजा है कि वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन स्थलों और खनिज संसाधनों से समृद्ध जशपुर अब देश के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों से सीधे जुड़ सकेगा। इससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और निवेश की संभावनाएं मजबूत होगी। रेल लाइन बनने से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। वहीं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर होंगे। पर्यटन क्षेत्र को इसका बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। विशेषज्ञों का भी मानना है कि यह परियोजना उत्तर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के साथ साथ समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जशपुर से ही एक खास खबर। उस वक्त हड़कंप मच गया जब घने जंगलों में हथियारबंद संदिग्धों की मौजूदगी की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी की तो हालात मुठभेड़ जैसे बन गए। हालांकि दोनों संदिग्ध पुलिस को चकमा देकर नदी में कूद गए और जंगल की ओर फरार हो गए, लेकिन मौके से जो बरामद हुआ उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। इंसास राइफल, देशी हथियार, जिंदा कारतूस और झारखंड कनेक्शन से जुड़े दस्तावेज मिलने के बाद नक्सली गतिविधियों की फिर आशंका जताई जा रही है। जशपुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर बमतेल सरना टोली के जंगल बुधवार शाम अचानक पुलिस गतियों का केंद्र बने। पुलिस को सूचना मिली कि दो हथियारबंद संदिग्ध जंगल में घूम रहे हैं और ग्रामीणों को डरा कर खाने पीने का सामान और नकदी मांग रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विशेष टीमों का गठन किया और इलाके की घेराबंदी कर दी। शाम करीब 3:30 बजे पुलिस की टीम जब लावा नदी के पास पहाड़ी क्षेत्र में पहुंची तो संदिग्धों की गतिविधियां नजर आई। पुलिस के करीब आते ही दोनों आरोपी घेराबंदी तोड़कर लावा नदी में कूद गए और घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। जल्दबाजी में भागने के दौरान वे अपना सामान मौके पर छोड़ गए। तलाशी के दौरान पुलिस ने एक इंसास राइफल, एक होममेड राइफल, एक देशी कट्टा, जिंदा कारतूस, तलवार सहित कई संदिग्ध सामग्री बरामद की। इसके अलावा एक बैग में झारखंड के गुमला निवासी के नाम का वोटर आईडी कार्ड, बैंक का चेक, नकदी और पासपोर्ट साइज फोटो बरामद है। इन दस्तावेजों की बुनियाद पर पुलिस फरार आरोपियों की पहचान और नेटवर्क की जांच में जुटी है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी किसी नक्सली संगठन से जुड़े हो सकते हैं या फिर हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह का हिस्सा। इसी संभावना ने मामले को गंभीरता प्रदान कर दी। फिलहाल ड्रोन, डॉग स्क्वाड और विशेष पुलिस टीमों की मदद से जंगलों में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है ताकि संदिग्ध जिले से बाहर न निकल। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले कई दिनों से दोनों संदिग्ध इलाके में देखे जा रहे थे और हथियारों के दम पर लोगों को धमका रहे थे। इसी सूचना के आधार पर पुलिस को खबर की गई और पुलिस ने कार्रवाई की। आज की चर्चा में इतना ही। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है। चर्चा में इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।